तो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक डिवाइस है, डिवाइस टू चेंज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज चेंज करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर और कुछ भी नहीं है, आपके घर रखा हुआ है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर ये आपका ट्रांसफार्मर है इसके अंदर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपका आपके घर इनपुट आ रहे हैं 180 वोल्ट, मतलब लेस देन रिक्वायर्ड वोल्ट है। तो ये स्टेबलाइजर क्या काम करता है, ये स्टेबलाइजर आगे दे देता है आपको 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और कभी ऐसा लग हो कि बाय द वे पीछे से वोल्टेज आ जाए मोर देन रिक्वायर्ड, हाई वोल्टेज आ जाए। सपोज पीछे से वोल्टेज आ गए 260 वोल्ट, तो 260 वोल्ट पर आप अपने अप्लायंस चलाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे सारे। तो फिर ये क्या करेगा, इसे घटा करके आपको 220 वोल्ट देगा। तो यहाँ इसमें देखिए आप ध्यान से, 180 वोल्ट को 220 वोल्ट कर दिया। अब ट्रांसफार्मर कहलाता है क्या, स्टेप अप, इसने बढ़ा दिए वोल्टेज। और जब वोल्टेज 260 के 220 कर दिए तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन, वोल्टेज इसने घटा दिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अब ये ऑल्टरनेटिंग क्या वोल्टेज होते हैं ये हम अगले लेसन में सीखेंगे बहुत प्रॉपर्ली। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब क्या है और क्यों ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ही घटाता है या बढ़ाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो वोल्टेज को घटाने या वोल्टेज को बढ़ाने में यूज किया जाता है। घटाने बढ़ाने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्टेप अप, स्टेप डाउन। या तो स्टेप अप करने के लिए यूज किया जाता है या स्टेप डाउन यूज करने के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या, इसका जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल होता है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आपने सबने समझ लिया था। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है आपने सबने अच्छी तरह समझ लिया था कि आपने क्या काम किया, एक कॉइल बनाई, एक ये फॉर्मर, या ये समझ लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है ये, इसके ऊपर पहले पेपर लपेटा और सर जय हिंद। आपने एक कॉइल ये बनाई। ठीक है, एक कॉइल आपने बना लिए आयरन के पीस के ऊपर। आयरन का पीस इसलिए ताकि इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज़्यादा हो। और फिर आपने क्या काम किया, फिर इसके ऊपर आपने कागज़ लपेटा दूसरी कॉइल को अलग रखने के लिए, और इसके ऊपर आपने एक कॉइल और बना ली। ये दोनों कॉइल आपकी बिल्कुल को एक्सियल कॉइल हो गई। अगर आप इस रेड वाली कॉइल में कोई चेंज करते हैं तो आपको इस ब्लैक वाली कॉइल में भी चेंज का इफेक्ट आपको मिलेगा, वो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। तो म्यूचुअल इंडक्शन पर फिनोमिनन पर काम करता है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसको, दो तरह का इसका कंस्ट्रक्शन है। दो तरह से कंस्ट्रक्शन है क्या, कि एक ली जाती है सॉफ्ट आयरन कोर रेक्टेंगल शेप की, रेक्टेंगल शेप की सॉफ्ट आयरन कोर, और एडी करंट से होने वाले लॉसेस को बचाने के लिए ये लिए जाती है कैसी, पतली पतली स्ट्रिप्स, बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स एक दूसरे के साथ मिला करके तब एक ब्लॉक बना लेते हैं। यह आपका ब्लॉक बन गया सॉफ्ट आयरन कोर का। ठीक है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। अब ये जो सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर है, इसे आप क्या करेंगे, देखिए इसके एक आर्म पर, एक आर्म पर एक ये कॉइल आपने लपेट ली। कैसे लपेटी जाती है इसके चक्कर में ना पड़ो, ये कॉइल लपेट ली,
मैंने बहुत सिंपल बनाया है, ऐसे नहीं होता। एक बार तार लपेटते जाते हैं, फिर वापस यहाँ से उल्टे लपेटते हुए आते हैं, फिर लपेटते हुए आते हैं। बहुत सारे टर्न्स रखे जाते हैं, 2000, 4000, 2200। ठीक है। और इसकी जो दूसरी आर्म है इसके सामने वाली है बराबर वाली, यहाँ भी आपने क्या कर लिया, यहाँ भी आपने एक कॉइल लपेट ली। बस ध्यान ये रखना कि इन दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होते हैं। इसमें इसमें दोनों में डिफरेंट टर्न्स होते हैं, इसमें ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कम हो सकते हैं, या इसमें ज्यादा इसमें कम। इन दोनों में से एक तो तरीका ये होता है ये। ठीक है। एक और तरीका होता है ट्रांसफार्मर बनाने का, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करने का, कि इसमें हम कोर ले लेते हैं, बीच में एक सेंटर। एक कोर बनाई, अलग से बना दूं क्या डायग्राम, या यहीं बनाऊं? यहां बना दूं डायग्राम, यहीं बनाने पड़ेगा। ये कोर ली जाती है रेक्टेंगल से शेप में नहीं, बल्कि एक अलग खास शेप में ली जाती है। ठीक है, इस शेप में ले लिए। मतलब दो इसके बीच में खिड़कियां जैसी बनी हुई हैं दूसरी तरफ, और पतले पतले जो शीट्स हैं, पतली पतली शीट्स हैं, उन शीट्स से मिला करके पूरा ब्लॉक बना लिया। लेकिन इसमें दो विंडो है। अब बीच में जो कोर है ये, इसके कोर के ऊपर एक कॉइल लपेट दी, एक कॉइल इस कोर के ऊपर यहां लपेटी, और इस कॉइल के जो सिरे हैं बाहर निकाल लिए। फिर इसके ऊपर पेपर लगाया, और दूसरी कॉइल फिर यहाँ इसके ऊपर लपेट दी, इसी के ऊपर, और इसके भी सिरे बाहर निकाल लिए। तो यहां दोनों की दोनों को एक्सियल हो गई। कैसी हो गई ये? को एक्सियल। एक पहले ये ग्रीन वाली है, और ग्रीन वाली के ऊपर ही रेड वाली लपेट ली। तो इससे मतलब क्या होगा कि जो प्राइमरी कॉइल ने जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करा, वो सारा का सारा सेकेंडरी कॉइल से अपने आप ही लिंक हो जाएगा। यहाँ फिर भी हो सकता है एक ने यहाँ प्रोड्यूस करा वो फ्लक्स, इस वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोर से होती हुई जाएंगी, वापस लौट कर आएंगी, तब जा करके लिंक होगा यहाँ पर। ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ इसको यूज करने वाले हैं। इनमें से एक कॉइल, इन दोनों में से एक कॉइल, इन दोनों में से एक कॉइल पर लगाया जाता है सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और हम इसको ऐसे लिखते हैं छोटा सा लहर बनाकर, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये सेल नहीं है, सेल नहीं है, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। और इसके नीचे लिख देते हैं ई नॉट ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये कहां से आता है, ये अगले लेसन में शुरू करेंगे हम इसे। ठीक है। इसमें भी दोनों में से किसी एक पर हम सोर्स लगाते हैं, डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर को कैसे यूज किया जा रहा है, स्टेप अप रूप में या स्टेप डाउन में। ये सोर्स लगा दिया, सोर्स के सामने लिखते हैं इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बता देता है कि ये कोई ऐसा वैसा नॉर्मल सोर्स नहीं है, ये बहुत बढ़िया वाला अजीब अलग तरह का सोर्स है। एक कॉइल पर सोर्स लगाया, और दूसरी कॉइल पर हम वो लगाते हैं जो हमने यूज करना है। इसको हम लिखा करते हैं लोड। लोड लगा दिया यहाँ, मतलब आप अपना बल्ब जला रहे हो, एसी चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, एसी चला रहे हो, तो एसी, ये एसी की जो मशीन है पूरी, वो लोड कहलाई जाएगी। ये ट्रांसफार्मर, जिसे आप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में स्टेबलाइजर, और इसके ऊपर आप जानते हैं इसका एक सिरा कहाँ लगाना होता है, आपको मेन लाइट में लगाना होता है, ये मेन लाइन्स का सिरा है। ऐसे ही यहाँ पर अगर एक ग्रीन वाली पर आपने सोर्स लगाया, तो रेड वाली पर क्या लगा देंगे, रेड वाली पर लगा देंगे क्या, लोड। रेड वाली पर आपने लोड लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ जो ये जो सोर्स है ना, ये अलग तरह का सोर्स होता है, इसके बारे में अब अगला पूरा लेसन ही इसी इसी के ऊपर आ रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट, समझ गए बात? अब ये प्राइमरी है, और ये है सेकेंडरी। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो पी ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, ध्यान से देखो।
आपने एक वेरिएबल करंट यहाँ पास करी, प्राइमरी पर एक वेरिएबल करंट पास करी, एक ऐसी करंट जो घट रही बढ़ रही है। जब हम ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाते हैं तो हम करंट को एरो बना के दिखाते नहीं है, क्योंकि वो करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है, तो हम एरो लगाते नहीं है करंट को रिप्रेजेंट करने वाला। लेकिन आपने यहाँ सोर्स लगाया, एक करंट में कुछ वेरिएशन हुआ, तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा EMF induced in primary EP is equals to d phi e by dt। निगेटिव साइन में लगा नहीं रहा है क्योंकि निगेटिव वो सॉरी d phi b by dt निगेटिव साइन तो केवल लेंस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हुआ, EMF इंड्यूस्ड इन वन टर्न ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी का जो केवल एक रिंग है, एक छल्ला है, एक टर्न है, उसमें ये इंड्यूस्ड हो गया है। तो फिर EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी, ये तो था वन टर्न ऑफ प्राइमरी, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी के केवल एक छल्ले में कितना EMF इंड्यूस होगा, प्राइमरी के केवल एक छल्ले में EMF इंड्यूस होगा EP इक्वल डी फाई बी बाई डी टी। EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल ही बोलेंगे हम इसे। तो यहाँ एक छल्ले में जितना EMF इंड्यूस हुआ, अगले छल्ले में भी उतना, उसमें सब में इतना, तो सारे एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए, जुड़ जाएगा EMF। तो टोटल EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कितना होगा, EP इज इक्वल टू डी फाई बी बाय डी टी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी NP। ठीक है, सिमिलरली फिर नहीं, अभी बाद में लिखेंगे, फॉर सस्टेन्ड करंट सस्टेन होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सस्टेन्ड करंट EP must be equals to what, VP। मतलब VP क्या चीज है, वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल। अब थोड़ा सा इसे बात को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, इसे अक्सर मिस्टेक हो जाती है, इसके अंदर अक्सर मिस्टेक हो जाती है। या आप यहाँ माइनस लगा भी सकते हैं, यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, यहाँ भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास वेट है, इस ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन वेट है जो अर्थ की तरफ को गिराने की कोशिश में, इस बॉडी का खुद का अपना वेट अर्थ की तरफ गिराने की कोशिश में, वर्टिकली डाउनवर्ड। सपोज वो वेट यहाँ अभी 2 न्यूटन है, तो मुझे इसको ऊपर उठाने के लिए, ऊपर विदाउट एक्सेलरेशन ऊपर उठाने के लिए कम से कम उतना तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा ना, जितना फोर्स अर्थ लगा रही है अपनी तरफ। एक बॉडी है यहाँ रखी हुई है, ठीक है, इसका वेट है mg डाउनवर्ड। अगर मुझे इसको यहाँ तक ऊपर उठाना है, यहाँ तक, तो फिर मुझे ऊपर उठाने के लिए कम से कम उतनी तो फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी वेट mg डाउनवर्ड्स है। अगर इससे ज्यादा लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन कम से कम इतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी जितनी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो तब ये क्या चलेगा, तब ये बॉडी ऊपर को चलेगी विदाउट एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर मेरी फोर्स जरा सी भी ज्यादा हो गई mg से, तो फिर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, फिर ये एक्सेलरेशन नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स का रिजल्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपने वोल्टेज लगाया, क्या लगाया वोल्टेज आपने, इसके प्राइमरी के सिरों पर वोल्टेज अप्लाई करा वीपी। उस वोल्टेज को अपोज कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कम से कम वोल्टेज जो लगाए गए हैं वो कम से कम इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल अपोजिट तो हो कम से कम, तभी तो करंट सस्टेन हो पाएगी। तो इसलिए वीपी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, वीपी इज इक्वल टू डी फाई बी बाय डी टी इंटू एनपी। फिर इसी तरह से सिमिलरली VS सेकेंडरी वाली में भी
सेकेंडरी वाली में भी, सेकेंडरी वाली में इंड्यूस ईएमएफ होगा, कितना होगा वो, डी फाइव बी बाई डी टी, दोनों में मैंने इंटू एन एस। अब दोनों में मैंने डी फाइव बाई डी टी क्यों ले लिया, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है प्राइमरी में, आपने इस सॉफ्ट आयरन कोर को लगाकर वही चेंज पास कर रखा है सेकेंडरी में। प्राइमरी ने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करा, और वही सारा का सारा चेंज लिंक है किससे, सेकेंडरी वाली से लिंक है, सेकेंडरी वाली से लिंक है। तो जैसा जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है प्राइमरी में, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है सेकेंडरी में। शर्त ये कर रहे हैं कि हम 100% एफिशिएंट है, बीच में कुछ भी लॉस नहीं हुआ, हालांकि लॉस थोड़ा बहुत होता है। तो अब यहाँ देखिए, मैं इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो वी एस बाय वी पी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन एस बाय एन पी। यह आपकी रेशियो आ गई, वी एस बाय वी पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। ये वी एस कौन सा है, वो वोल्टेज जो आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल पर मिलेगा। वी पी कौन सा है, ये वो वोल्टेज है जो आपने अप्लाई किया प्राइमरी कॉइल पर अप्लाई किया, चाहे ये ट्रांसफार्मर है या ये वाला ट्रांसफार्मर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब यहां से ये जो एन एस अपॉन एन पी है, इसका एक खास नाम है एन एस अपॉन एन पी। एन एस अपॉन एन पी, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो अब आपके पास पूरी इक्वेशन क्या बची, वी एस बाय वी पी इज इक्वल्स टू एन एस बाय एन पी इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। ठीक है। अब यहां से एक चीज और लेते हैं, इफ द ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, इफ द ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब जितनी एनर्जी हमने दी प्राइमरी को, एग्जैक्टली उतनी एनर्जी हमें मिल गई, कहां पर, कहां पर मिल गई, सेकेंडरी पर मिल गई। जितनी पावर हमने अप्लाई की प्राइमरी पर, एग्जैक्ट हमें उतनी ही पावर मिल गई लोड पर, दूसरी तरफ सेकेंडरी पर मिल गई। तो इफ द 100% ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, तो फिर हम लिखेंगे आउटपुट पावर इज इक्वल टू व्हाट, इनपुट पावर। आउटपुट पावर इक्वल, अच्छा आउटपुट पावर कितना होगा, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो इनपुट पावर वीपी इंटू आईपी, आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी, आउटपुट पावर क्या होगी, वी एस इंटू आई एस। तो अगर मैं यहां से लूं तो वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, आई पी अपॉन आई एस। क्लियर हुई बात ये। तो अब हम इसको भी यहाँ इसके अंदर जोड़ दें, इसको भी जोड़ दें, तो एक्चुअली अब क्या फॉर्मूला बन गया, देखो वी एस अपॉन वीपी की जगह आएगा ये आई पी अपॉन आई एस, उल्टा हो जाएगा ये आई पी अपॉन आई एस। अब ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला बन गया ट्रांसफार्मर के लिए, वी एस अपॉन वी पी इक्वल आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एम पी इज इक्वल टू आर। अब इस फॉर्मूले में अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी एन एस ग्रेटर देन एन पी है, एन एस ग्रेटर देन एन पी, चलो अगले पेज पे लिख के दिखाऊं मैं। फॉर्मूला आपका बना वी एस बाय वी पी इक्वल्स एन एस बाय एन पी इक्वल्स आई पी बाय आई एस इक्वल्स आर। ठीक है। इफ वी एस ग्रेटर देन वीपी, सॉरी, इफ एन एस ग्रेटर देन एन पी, अगर आपने ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा लिए हैं, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स आपने कम लिए हैं, सेकेंडरी में ज्यादा ले लिए, प्राइमरी में कम लिए। कैसे ले लिए, कैसे ले लिए प्राइमरी में, कि आपने यहां तो बनाए 1000 टन और दूसरी कॉइल बनाने के लिए आपने यूज कर लिए क्या, 2000। सर सर तो यहां आपने क्या कैसे किया कि प्राइमरी में अगर
1000 टर्न बनाए तो सेकेंडरी में आपने मोर देन 1000, 2000, 3000, 5000, 1500 लार्जर टर्न बना लिए। समझ रहे? तो इस केस में अगर आपकी एनएस ग्रेटर देन एनपी है, एनएस ग्रेटर देन, अगर आपके एनएस ग्रेटर देन एनपी है, तो फिर क्या होगा, इससे आपकी जो आर की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 बनेगी। आर ट्रांसफॉर्मर रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बनेगी, एनएस ग्रेटर देन एनपी होगा। और इसी के से अगर आप रिजल्ट निकालें तो क्या निकल कर आएगा, देखो एनएस ग्रेटर देन एनपी है तो एनएस के सामने बड़ा होगा और एनएसपी के सामने छोटा होगा। मतलब क्या हो गया, वीएस ग्रेटर देन वीपी, वीएस ग्रेटर देन वीपी। और अब इसे कहा जाएगा, अब इसे आप क्या कहेंगे, इट इज नाउ कॉल्ड क्या, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसने सेकेंडरी पर ज्यादा वोल्टेज दिए प्राइमरी के कंपैरिजन में, सेकेंडरी पर ज्यादा वोल्टेज दिए प्राइमरी के कंपैरिजन में। तो एक अच्छा एक कंडीशन और यहां से निकाल कर लाइए, देखिए अगर एन एस ग्रेटर देन एनपी है तो एनएस के सामने आईपी ग्रेटर देन क्या होगा, आईएस होगा। तो यहां से भी एक और रिजल्ट निकल कर आया, क्या है, आई पी ग्रेटर देन आईएस। तो अब समझिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, किसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सबसे पहली बात, जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 कैसे, कि एनएस ग्रेटर देन है क्या, एनपी, एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, ट्रांसफॉर्मर रेशियो ग्रेटर हो गई। ठीक है, अब अगर एन एस ग्रेटर देन एनपी है तो इस रेशियो के हिसाब से वी एस ग्रेटर देन वीपी, यानी कि हमें जो सेकेंडरी पर वोल्टेज मिलते हैं वो प्राइमरी पर अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा हमें मिलते हैं। इसने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो हम इसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, आई एस लेस देन आई पी, यानी सेकेंडरी पर हमें वोल्टेज तो बढ़े हुए मिल गए लेकिन करंट हमें कम मिलेगी, करंट कम मिलेगी। आईपी पर करंट ज्यादा चलेगी और सेकेंडरी पर कम मिलेगी हमें। यहाँ प्राइमरी में करंट ज्यादा रहेगी और सेकेंडरी में करंट की वैल्यू कम रहेगी। और कितनी करंट झेलनी किसी भी वायर को, वो डिपेंड करता है किस पर, वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी पर, सी, करंट कैरिंग कैपेसिटी। करंट कैरिंग कैपेसिटी, अगर आपको हल्की सी करंट फ्लो करानी, सपोज 2 एम्पियर की करंट फ्लो करानी है तो आपको पतला सा तार यूज करना पड़ेगा। लेकिन कहीं पर अगर आपको करंट फ्लो करवानी है 20 एम्पियर की, तो इसमें अगर 20 एम्पियर की करंट आपको पास करवानी तो आपको मोटा तार लगाना पड़ेगा। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिक आयरन है प्रेस करते हैं उसमें बहुत मोटा तार लगा होता है, और अगर आप कोई एलईडी वेलईडी जला रहे हो पतले से तार पे जल जाती हो। तो जितना मोटा तार होगा उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको मोटा तार लगना पड़ेगा। खंभों पर देखो कितने मोटे मोटे तार होते हैं, क्योंकि वो हमारे सबके घरों की करंट कैरी कर रहा है। तो यहां देखिए ध्यान से कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है प्राइमरी से, लेकिन प्राइमरी में करंट लार्जर है, प्राइमरी में करंट लार्जर है। तो प्राइमरी का करंट, प्राइमरी कॉइल को बनाने के लिए जो तार है वो आपको मोटा यूज करना पड़ेगा, सेकेंडरी कॉइल बनाने के लिए तार आपको पतले से काम चल जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी में करंट की वैल्यू प्राइमरी से कम है। तो क्या हुआ, एक और इसका रिजल्ट निकल कर आया, क्या निकला, कि प्राइमरी इज वाउंड विद थिकर वायर। प्राइमरी जो मोटे तार से बनाई जाती है एंड सेकेंडरी इज वाउंड विद थिनर वायर, पतले वायर से बनाई जाएगी। थिकर वायर का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, थिनर वायर का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। समझ है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये सारी बातें निकल कर आई, देख लो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब होगा, जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर हो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और इसके लिए ट्रांसफार्मर रेशियो ग्रेटर देन 1 है। और जब ऐसा ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको सेकेंडरी पर वोल्टेज ज्यादा मिलेंगे और प्राइमरी पर वोल्टेज कम मिलेंगे। अब हम इसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर वोल्टेज सेकेंडरी पर ज्यादा है तो
प्राइमरी पर कर हमें तो करंट प्राइमरी में ज्यादा होगी और सेकेंडरी पर हमें कम करंट मिल पाएगी। और जब हमें प्राइमरी में ज्यादा करंट फ्लो करानी पड़ेगी तो प्राइमरी कॉइल को बनाएंगे थिकर वायर से, कम टर्न्स लेकिन मोटा तार। सेकेंडरी कॉइल को हम बनाएंगे बहुत सारे ज्यादा टर्न से लेकिन ये पतला तार इसमें यूज हो पाएगा। ये आपके ट्रांस स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगर यहाँ इसके उल्टा इसी फॉर्मूले में अगर एन एस लेस देन एन पी है, एन एस लेस देन एन पी, इसी फॉर्मूले में देखो एन एस लेस देन एन पी है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो फिर आर की वैल्यू क्या होगी? तो इससे रिजल्ट निकल कर आया कि आर की वैल्यू लेस देन 1। आर की वैल्यू 1 है और साथ में जरा ध्यान से देखिए एन एस कम है तो इसके सामने वी एस भी कम होगा। क्या होगा? वी एस लेस देन व्हाट? वीपी, क्योंकि अब लेस वोल्टेज है, घटा दिए वोल्टेज। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा स्टेप अप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और लेकिन क्या होगा? अब आई एस ग्रेटर देन आई पी हो जाएगा। यहां से देखो जब एन एस ग्रेटर देन एन पी है तो एन एस कम है तो कम वाले के सामने आई पी कम होगी, बड़े वाले के सामने आई एस क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो आई एस की वैल्यू ज्यादा हो गई आई पी से, हैंस क्या लिखेंगे हम लिखेंगे क्या? सेकेंडरी इज वाउंड विद थिकर वायर, एंड प्राइमरी इज वाउंड विद थिनर वायर। समझ आई बात? ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। इस साल तो हालांकि प्रोजेक्ट मना कर दिया है सीबीएसई ने, लेकिन अक्सर बच्चे ट्रांसफार्मर पर प्रोजेक्ट बनाते हैं और ट्रांसफार्मर में से फिर इस तरह से वाइवा में पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि बताओ कौन सा पतला तार होगा, क्यों होगा पतला तार? पतला तार क्यों होगा? यहाँ सेकेंडरी का तार मोटा क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी के वोल्टेज कम है। पावर दोनों पर इक्वल रखने के लिए वोल्टेज अगर कम होते तो करंट अपने आप ही क्या होती? बढ़ जाती। ये हुआ आपका ट्रांसफार्मर का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब इसको बनाए थोड़ा सा 1 मिनट का और समझ लेते हैं, हालांकि थोड़ा लेट हो गया आज। हम जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसे हम सिंबल की फॉर्म में कैसे बनाएंगे? बहुत ध्यान से देखना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए 2 या 3 या 4 इस तरह की लाइन बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है कोर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो एक हम बनाते हैं प्राइमरी, ये क्या बनाई? प्राइमरी बनाई। ओके, और जो सेकेंडरी बनाते हैं उस सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा शो करते हैं। ये क्या हो गई? सेकेंडरी कॉइल हो गई। तो अब पता लग गया ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी आप बनाएंगे लेकिन इस बार प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बनाएंगे आप। ये प्राइमरी हो गई। और सेकेंडरी में आप नंबर ऑफ टर्न्स कम बनाएंगे। ये आपकी क्या हो गई? ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। बेसिकली कोई भी ट्रांसफार्मर ना स्टेप अप होता ना स्टेप डाउन होता। ट्रांसफार्मर बंधा दिया, उसे क्या पता कि मैं स्टेप अप हूं स्टेप डाउन है? सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर में दोनों कॉइल में डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स रखे जाते हैं। अगर आपने कम टर्न्स वाली पर सोर्स लगा दिया, बड़ी वाली से ज्यादा टर्न वाली पर लोड लगा दिया तो ये स्टेप अप की तरह काम करेगा। और वही ट्रांसफार्मर में आपने उलट कर दिया, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न थे उस पर सोर्स लगा दिया, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम थे उसमें आपने लगा दिया क्या? उसमें आपने लोड लगा दिया। तो यही ट्रांसफार्मर अब क्या बन जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। बिल्कुल आपका जो एक स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफार्मर रखा होता है। ये स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर स्टेप अप भी स्टेप डाउन भी। जब वोल्टेज आपके चेंज होते हैं तो कभी आप स्टेबलाइजर के बाहर आसपास खड़े होकर सुनना, जब वोल्टेज पीछे से चेंज होते हैं, कोई फ्लक्चुएशन आता है तो खड़ल खड़ल इसमें से आवाज आती है। आवाज इसलिए आती है क्योंकि इसके अंदर रिले लगे हुए हैं। रिले इसके अंदर लगे, कभी ट्रांसफर आपने मिस्त्री से सुना होगा, भैया जी इसका रिले उड़ गया, इसके रिले बदले जाएंगे, रिले फूक गए इसके सारे। वो रिले क्या काम करते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वो पीछे से चेक करता है कितने वोल्टेज आ रहे हैं और फिर रिले को ऑपरेट करा के कभी तो ऐसा करता है कि प्राइमरी बना देगा कम टर्न वाली और सेकेंडरी बना देगा ज्यादा टर्न वाली।
आपके वोल्टेज पीछे से ज्यादा हो गए तो वो रिलेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सारा डिटेक्ट करता है अंदर ही अंदर, वो ज्यादा टर्न वाली को बना देगा प्राइमरी और कम टर्न वाली को बना देगा अपने आप ही अंदर अंदर सेकेंडरी। तो एक ही ट्रांसफार्मर है, एक ही ट्रांसफार्मर है, अलग अलग नहीं होते प्राइमरी, वो सॉरी स्टेप अप स्टेप डाउन। ये तो केवल आपके यूज करने की बात है कि आप किस पर लगा रहे हो प्राइमरी। प्राइमरी अगर आपने अपना सोर्स लगा दिया, सोर्स लगा दिया ज्यादा कम टर्न वाले पे, लोड लगा दिया ज्यादा टर्न वाले पे, बढ़ा देगा वोल्टेज को। आपने सोर्स लगा दिया लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स पर, लोड लगा दिया कम टर्न्स पर, तो घटा देगा वोल्टेज को। ठीक है, अगला पीरियड अब में आपका हम ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लेंगे।